नमस्कार, आप देख रहे हैं सुर्खियां अखबार की। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। और अब सबसे पहले खबरों की शुरुआत बहराइच से करते हैं। बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल देखने को मिला। युवक की गोली मारकर के इस दौरान हत्या कर दी गई। ये खबर अमर उजाला में आप देख और पढ़ पाएंगे। दरअसल पूरा मामला यूपी के बहराइच का बताया जा रहा है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि पूरा मामला मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल को लेकर शुरू हुआ। दुर्गा पूजा विसर्जन जुलूस के दौरान पथराव हुआ। जुलूस में फायरिंग भी हुई। गोलीबारी में एक की जान चली गई तो वहीं 2 लोग घायल भी हुए। बहराइच के हॉस्पिटल चौराहे पर उपद्रवी दुकानों में आगजनी करते हुए नजर आए। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें और ये तस्वीरें भी हम आपको अखबार की कटिंग के तहत दिखा रहे हैं। बहराइच में कैसे उपद्रवियों को खदेड़ने के लिए बल का प्रयोग किया गया। पुलिस ने उपद्रवियों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। बहराइच में तनावपूर्ण बवाल के प्रकरण पर पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला का बयान भी सामने आया। विवाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि बवालियों को किसी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। उनके कड़े तेवर के बाद एसपी ने हरदी कोतवाल, एसके वर्मा और महसी के चौकी प्रभारी शिव कुमार को सस्पेंड तक कर दिया। इसी क्रम में पुलिस ने 25 से अधिक बवालियों को अरेस्ट कर लिया है और एसपी ने कहा है कि इस मामले में अन्य बवालियों की भी पहचान कराई जा रही है। इस क्रम में बवाल प्रभावित इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। तो देखिए, जैसा कि सुरभि आपको तमाम जो घटना है उसके घटनाक्रम से रूबरू करा रही थी और मैं आपको अखबार दिखा रही हूँ, जिसमें आप साफ तौर पर देख पाएंगे बहराइच में प्रतिमा विसर्जन के दौरान बवाल हुआ। युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। एक बार ये समझ लीजिए कि क्या कुछ खबर है। प्रतिमा विसर्जन से रोका गया था, आगजनी हुई है। एसओ और चौकी प्रभारी को फिलहाल निलंबित किया गया है। गोडा बलरामपुर में भी पत्थरबाजी इस पूरी घटना के बाद देखने को मिली। बहराइच की घटना दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान रविवार को गोंडा बलरामपुर बहराइच में पथराव हुआ। बहराइच में महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में गाने को लेकर हुए विवाद के बाद दूसरे समुदाय के युवकों ने पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान दुर्गा प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया और दूसरे समुदाय के लोग रेहुआ मंसूर निवासी राम गोपाल मिश्रा, जिसकी जो आयु है वो 24 वर्ष बताई जा रही है, इसको घर के अंदर घसीट ले गए और गोली मार दी है। तो वहीं उसे बचाने पहुंचे राजन भी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी उम्र 28 वर्ष थी। मामले में लापरवाही पर हरदी थाना प्रभारी सुरेश वर्मा और महसी चौकी प्रभारी शिव कुमार को निलंबित किया गया है। विसर्जन कमेटी के लोगों ने बहराइच सीतापुर हाईवे पर चहलारी घाट पुल के पास जाम लगाते हुए प्रदर्शन किया है। विरोध में आग भी लगाई गई है। तस्वीर देखिए, एक बार दोबारा से आपको मैं ये तस्वीर दिखाऊंगी जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर देखिए लोगों की तरफ से हाईवे को जाम किया गया और यहाँ पर आगजनी की भी तस्वीर, यहाँ पर बहुत छोटी तस्वीर है आगजनी की, लेकिन आगजनी की आप यहाँ पर लपट देख पाएंगे। आगजनी भी की गई है और इसके अलावा ये देखिए अलग न्यूज़पेपर में भी इस खबर को तरजीह दी गई है। मूर्ति विसर्जन के दौरान उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में बवाल हुआ है, यानी कि इसमें बिहार की खबर को भी तरजीह दी गई है, झारखंड की खबर को भी तरजीह दी गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश और सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस तरीके से इस पूरी घटना पे संज्ञान लिया है उस बात का जिक्र है। अब एक बार मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आखिरकार जागरण ने इस खबर को किस तरीके से दिखाया है। मूर्ति विसर्जन के दौरान रविवार को उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में जमकर बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश में बहराइच में मुस्लिम युवकों की ओर से पथराव के बाद फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। 15 से ज्यादा लोग घटना में घायल हुए हैं। तो वहीं आगजनी और तोड़फोड़ की गई। सूचना फैलते ही पूरे जिले में जगह जगह विसर्जन यात्राओं को रोका गया। शहर में मेडिकल कॉलेज के सामने शव रखते हुए ग्रामीणों ने नारेबाजी की है। जो मैंने आपको तस्वीर दिखाई थी अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने, जहां पर लोगों का आपको एक समूह नजर आएगा, जिस्म तो नजर जाएगी, सिर्फ सिर नजर आ रहे हैं। तो वो जो तस्वीर है वो लोगों की तरफ से जाम लगाने की है। शव को रख कर जाम लगाया गया है। इस बीच ये भी समझ लीजिए कि हालातों को काबू में करने के लिए कई थानों की पुलिस और पीएसी तक को तैनात किया गया था। बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने हरदी के थाना अध्यक्ष सुरेश कुमार वर्मा और महसी चौकी प्रभारी शिव कुमार सरोज को निलंबित कर दिया है। उन्होंने बताया कि गोली चलाने वाले अब्दुल हमीद को हिरासत में लिया गया है। उपद्रवियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी
और इसी तरीके से अलग अलग मामला अलग अलग क्षेत्रों में भी सामने आया। यानी कि जागरण ने 3 जगहों का जिक्र इस पूरी घटना में किया है। बिहार की भी घटना का जिक्र है, झारखंड की घटना का भी जिक्र है और इसके अलावा उत्तर प्रदेश की घटना को प्रमुखता से हाईलाइट किया गया है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हम अक्सर ऐसी शोभा यात्राएं या फिर जब इस तरीके की रैलियां निकाली जाती है, खासतौर पर जब हम दुर्गा विसर्जन के तौर पे देखते हैं, दुर्गा विसर्जन हो या जब भी कभी कोई मूर्ति विसर्जन होती है किसी भी त्योहारों के दौरान में, तो इस समय पर हम देखते हैं कि अधिकतर ऐसी जब भी रैलियां निकाली जाए, शोभा यात्राएं निकाली जाए, विसर्जन के लिए जब लोग निकलते हैं सड़कों पर, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन पर या तो पथराव कर दिया जाता है या तो किसी ना किसी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है, अनबन की तस्वीरें दिखाई देती है, बवाल की तस्वीरें दिखाई देती है, 2 पक्ष आपस में भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। कई जगहों को लेकर के यही बार बार अपील लोगों से की जाती है कि शांति बनाए रखें, व्यवस्था का उल्लंघन ना करें। बावजूद इसके भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। और आपको मेरी सहयोगी पूजा ने ये पूरी जानकारी साझा की कि कैसे बहराइच, बिहार और झारखंड, यानी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये 3 अलग अलग राज्य, लेकिन तीनों जगहों पर बवाल जैसी तस्वीरें देखी गई थी। और तासीर सभी की एक जैसी है सुरभि। खास बात यह है कि तासीर सभी की एक जैसी है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हिंसा से किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं होता है। और जब हम एक देश में रह रहे हैं, और भारत के लिए तो ये कहा जाता है कि हर जगह पानी चेंज हो जाता है, लोग चेंज हो जाते हैं, बोली भाषा चेंज हो जाती है। तो जब आप इस तरीके के विविधतापूर्ण देश में रह रहे हैं तो आपको दूसरे समुदाय के हितों का, दूसरे समुदाय की बिलीविंग्स का आपको सम्मान करना ही पड़ेगा। आप फिर चाहे वो रिलीजियस बिलीविंग हो या फिर किसी अदर तरीके की बिलीविंग हो, आपको उसका सम्मान करना पड़ेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। सलमान के मददगारों को धमकी मिली। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी के शव को मुंबई के मरीन लाइन्स कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ सुपुर्द खाक किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में शुभू लोनकर नाम के व्यक्ति ने लिखा कि सलमान खान और दाऊद की मदद करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। इस पोस्ट में लॉरेंस और अनमोल को हैशटैग किया गया है। लॉरेंस का नाम सामने आने के बाद सलमान खान के घर की जो सुरक्षा है उसमें इजाफा। गुजरात की साबरमती जेल में लॉरेंस बंद है, पूछताछ की जाएगी। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में अब तक 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। मैं ये खबर आपको दिखा रही हूँ और देखिए इसमें आरोपियों का फेस है और इसके अलावा सुरभि भी आपको ये खबर दिखा रही हैं। अलग अलग न्यूज़पेपर ने अलग अलग तरीके से इस खबर को तरजीह दी है। 3 अन्य आरोपी फिलहाल फरार हैं। मुंबई कोर्ट ने आरोपी गुरमेल को 7 दिन की पुलिस या रिमांड पर भेज दिया है। दूसरे आरोपी धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया था। ये कल की इंफॉर्मेशन है, लेकिन आज जो ऑसिफिकेशन टेस्ट हुआ है उसमें नाबालिग नहीं वो बालिग पाया गया है और अब उस पर भी तमाम तरीके से जो केस है वो संचालित किया जाएगा। एक बार मैं आपको ये खबर पढ़ के सुना देती हूँ कि आखिरकार किस तरीके से इस खबर को प्रमुखता के साथ में अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने खैर उठाया है, लेकिन जो न्यूज़पेपर मेरे हाथ में है मैं बताती हूँ कि किस तरीके से इसको जगह दी गई है, तरजीह दी गई है। सबसे पहले हेडिंग है, लॉरेंस गैंग ने ली बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी, सलमान के मददगारों को धमकी मिली है। और सब हेडिंग जो उसमें दी गई है उसमें 3 गिरफ्तार आरोपियों में से एक को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। एक ने खुद को नाबालिग बताया, जो कि आज का करेक्शन है कि वो बालिग है। ऑसिफिकेशन टेस्ट में ये साबित हो गया है। उम्र की जांच होगी। 2 अभी फरार हैं। अब खबर समझ लीजिए, जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह ने महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी अजीत गुट, और जो कि पहले कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, विधायक रहे हैं, क्षेत्र में मंत्री का पदभार भी ग्रहण कर चुके हैं। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी इनके पास थी। अभिनेता सलमान खान के मददगारों और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के गिरोह को धमकाते हुए गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जो भी इनकी मदद करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। मुंबई पुलिस इस पोस्ट की जांच कर रही है। वहीं इस पूरे मामले में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 फरार हैं। गिरफ्तार 2 हमलावरों जिनमें गुरमेल बलजीत सिंह और धर्मराज कश्यप बहराइच का बताया जा रहा है। कश्यप को मुंबई के किला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने गुरमेल को 21 अक्टूबर तक 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है, जबकि धर्मराज ने खुद को नाबालिग बताया था। फिलहाल वो बालिग है, हालांकि आधार कार्ड में वो बालिग पाया गया है। कोर्ट ने धर्मराज की उम्र पता लगाने के लिए अस्थि परीक्षण कराने का निर्देश दिया था। ये अस्थि परीक्षण जिसको मैं ऑसिफिकेशन टेस्ट बोल रही हूँ, ये वही है।
इस परीक्षण का जिक्र उन्होंने किया था। हत्या के तीसरे आरोपी शिव कुमार के अलावा पुलिस जिशान अख्तर के नाम के आरोपी की तलाश भी कर रही है, जिसने इन तीनों को किराए के कमरे में ठहराया था। हालांकि देखिए, ये जब घटना घटित हुई उसके बाद सियासी गलियारों में भी बहुत ज़्यादा उठापटक देखने को मिली, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की जब हम बात करते हैं तो बाबा सिद्दीकी अल्पसंख्यकों के बड़े नेता, और जब इनके घर में इफ्तार पार्टी हुआ करती थी तो सलमान खान से लेकर शाहरुख खान तक और अलग अलग लोग तक इसमें शामिल होते थे। देखिए, जब मैं सलमान खान का जिक्र कर रही हूँ तो देखिए, जो जिस दौरान सुर्दे खाक किया गया और जनाजे की नमाज हुई उसमें सलमान खान शामिल हुए हैं, और साथ में शाहरुख खान भी शामिल हुए, साथ में अलग अलग जो सेलिब्रिटीज़ हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल जगत की हों या फिर मीडिया जगत की हों या फिर बॉलीवुड जगत की हों, अलग अलग जगहों के खास और आम लोग, हर कोई बाबा सिद्दीकी के अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचा। सुपुर्दे खाक से पहले उनको अंतिम विदाई दी गई है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से मेरी सहयोगी पूजा आपको तमाम डिटेल्स इस मामले को लेकर के दे रही थी, और जिस तरीके से अब तक आरोपियों की भी धरपकड़ की गई है, इसमें कई बड़े खुलासे हुए। जहां पहले 2 की हिरासत में पूछताछ के तहत में ये बातें निकल करके सामने आई थी कि इसमें 3 लोग शामिल थे, 6 राउंड की फायरिंग की गई थी, और ना केवल बाबा सिद्दीकी बल्कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी पर भी कहीं ना कहीं इन बदमाशों की निगाह टिकी हुई थी। और ये कहा जा रहा था कि जिनके भी संबंध सलमान खान से सबसे ज्यादा नजदीकी है वो इन लोगों के दुश्मन बन जाते हैं, लॉरेंस गैंग के दुश्मन बन जाते हैं। और लॉरेंस गैंग की ओर से एक पोस्ट साझा करते हुए इस बात की पूरी तरीके से जिम्मेदारी भी ली गई है। बिल्कुल, और इस बीच सबसे खास बात यह है कि देखिए, इस पूरे घटनाक्रम के बाद कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सियासत भी अब देखने को मिल रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या करने के बाद निशाने पर महाराष्ट्र सरकार। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सियासी घमासान शुरू हो चुका है। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से हम अब तक ये देख रहे हैं कि कैसे कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो जाने का आरोप लगाया जा रहा है महाराष्ट्र सरकार पर। राज्य में अगले महीने विधानसभा चुनाव भी होने हैं, और साथ ही ये जानकारी हम आपको दे दें कि राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी ने ये कहा है कि सिद्दीकी की हत्या में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, और उन्होंने अपराध पर ओछी राजनीति करने के लिए भी विपक्ष की आलोचना की। वहीं कांग्रेस ने सिद्दीकी की हत्या मामले में गहन जांच की मांग की है, और ये भी कहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस को कानून व्यवस्था की विफलता के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस ने आरोप तक लगा दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार अपने नेताओं और मुंबई के लोगों को बचाने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस ने यह दावा किया कि सरकार इन घटनाओं के जरिए चुनाव की तारीखों को टालने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने भी यह दावा किया कि मुंबई में बाबा सिद्दीकी की हत्या से देश भर के लोग खौफजदा हैं। इन्होंने दिल्ली में भी कमोबेश यही माहौल बना दिया। ये लोग पूरे देश में गैंगस्टर राज लाना चाहते हैं, जनता को अब इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। तो वही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा है कि उनकी पार्टी के नेता सिद्दीकी की हत्या का राजनीतिकरण न किया जाए, और राज्य सरकार दोषियों को सजा मिलने तक चैन से नहीं बैठेगी। खैर देखिए, हेडिंग क्या है इस खबर की, बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद निशाने पर महाराष्ट्र सरकार, और हो भी क्यों ना, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सत्ता पक्ष के ही एक कद्दावर नेताओं में से एक थे, तो अब विपक्षियों का हमलावर होना लाजमी है। एक बार समझ लीजिए, इसमें देखिए जो मेन फेसेस हैं उनको आपको मैंने दिखाया कि किस तरीके से तरजीह दी गई है, फिर चाहे वो राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे हो, देवेंद्र फडणवीस, अरविंद केजरीवाल समेत अलग अलग लोगों का इसमें जिक्र किया गया है। पूर्व मंत्री और राकंपा नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के बाद महाराष्ट्र सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने की कलई खुलना बताया है। और इस बीच जबकि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि इस दुखद घटना से हम सभी स्तब्ध हैं। दूसरे उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि सिद्दीकी की हत्या का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, ये दूसरों के दर्द का राजनीतिकरण लाभ लेने का समय नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रविवार को इस मामले की जांच की मांग करते हुए महाराष्ट्र सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए का जिक्र किया है। महाराष्ट्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि बाबा सिद्दीकी को जान से मारने की धमकियां मिली थी।
उसके बाद उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई गई थी, इसके बावजूद हत्या हो गई। हमारी मांग है कि राज्य सरकार इसकी जिम्मेदारी ले, लेकिन लगता नहीं है कि वो ऐसा करेगी। शिवसेना यूबीटी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी तंज किया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की नज़र अपराधियों पर नहीं, हमारी गतिविधियों पर रहती है। और इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सरकार अपने ही लोगों को नहीं बचा पा रही है, आम लोगों का क्या होगा। तो देखिए, असदुद्दीन ओवैसी समेत उद्धव ठाकरे, अरविंद केजरीवाल समेत तमाम अलग अलग लोगों ने निशाना साधते हुए सीधे तौर पर इसी बात का जिक्र किया है कि सरकार अपने नुमाइंदों की जब सुरक्षा नहीं कर पा रही है। आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिरकार ये विपक्ष निशाना साध क्यों रहा है। देखिए, बाबा सिद्दीकी को पहले थ्रेटन किया गया। जब उनको थ्रेटन किया गया था तो उस दौरान बाबा सिद्दीकी ने ये शिकायत दर्ज कराई, और जब ये शिकायत दर्ज होती है तो बाबा सिद्दीकी को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मुहैया करा दी जाती है। वाई श्रेणी की सिक्योरिटी होने के बावजूद 2 से 3 लड़के कुछ हरियाणा से ताल्लुक़ रखते थे, कुछ उत्तर प्रदेश के बहराइच और पूर्वांचली क्षेत्र से ताल्लुक़ रखते थे, और इन लोगों ने मिलकर के बाकायदे रैकी करी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इनकी मुलाकात पंजाब जेल में हुई थी। इन लोगों को पैसे 50,000 रुपये कैश और कुछ पैसे अलग तरीके से इनको पे किए गए थे। हाथ में बंदूक, कुछ जिंदा कारतूस, जिनमें से 8 राउंड जब्त किया गया है। 6 राउंड फायर उन्होंने किया था। 3 गोली दागी गई जो सीधे तौर पर अटैकिंग मोड में थी। 2 पेट में लगी, 1 सीने पर लगी। और कहते हैं कि जब पेट और सीने पर एक साथ वार किया जाता है तो इंसान का जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स कर जाता है और उसका बचना लगभग इम्पॉसिबल होता है। वही हुआ बाबा सिद्दीकी के साथ भी। हालांकि वाई श्रेणी की सिक्योरिटी उनको दी गई थी। अब सवाल सरकार के ऊपर इसलिए विपक्ष दाग रहा है कि पहले थ्रेटन किया जाता है उनको, वो शिकायत भी दर्ज कराते हैं, आप सिक्योरिटी भी उनको मुहैया कराते हैं, लेकिन उनकी सिक्योरिटी को कोई आता है, रैकी करता है, ब्रेक करता है और फिर उनकी जान ले लेता है। जब आप अपने नुमाइंदे की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो आप आम जनता की सुरक्षा की बात कहां से कर सकते हैं। और उस पार्टी का व्यक्ति जिसका जो अलायंस पार्टी है प्लस जिनके प्रतिनिधि आपकी सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देख रहे हैं, तो ऐसे में सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। तो बिल्कुल देखिए, इसी को लेकर के कई बड़े सवाल इस वक्त किए जा रहे हैं और साथ ही साथ विपक्षी दलों की ओर से भी खासतौर पर निशाना साधने का काम किया जा रहा है महाराष्ट्र की सरकार पर भी। महाराष्ट्र की सरकार की ओर से भी आपने अब तक ये देखा और सुना होगा कि कैसे एकनाथ शिंदे भी इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि देखिए इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर महायुति को लेकर के, क्योंकि इसमें बीजेपी भी शामिल है और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जब महाराष्ट्र सरकार एक कद्दावर नेता जिनकी अपनी पकड़ है महाराष्ट्र में, एक पूरा वोट बैंक उनके साथ में जुड़ा हुआ था और न केवल वोट बैंक बल्कि लोग उनको बेहद चहीते नेता के तौर पर मानते भी थे, तो ऐसे में जब आप ऐसे शख्सियत को आप सुरक्षा मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, बार बार शिकायत करने के बाद भी उनको सुरक्षा नहीं बढ़ाई गई, तो ऐसे में आखिर आप आम जनता को सुरक्षा कैसे देंगे, एक बड़ा सवाल इस वक्त विपक्षी दल खड़े कर रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी आपको जानकारी दे दे, जैसा मेरी सहयोगी पूजा ने भी आपको ये जानकारी दी कि वाई प्लस श्रेणी की ये सुरक्षा दी गई थी, उसमें आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुल मिलाकर 11 फोर्सेस का एक कवर लेयर तैयार किया जाता है और वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं एक व्यक्ति को, यानी इसमें 2 कमांडोज रहते हैं, एक PSO रहता है और बाकी 8 पुलिस कर्मियों की भी तैनाती रहती है और इसी के तहत में पूरा ग्रुप रेडी किया जाता है। लेकिन उस लेयर को कैसे ये भेद पाए 3 बदमाश और कैसे ये गोलियां दाग दी गई, क्योंकि 2 से ढाई महीने का समय बताया जा रहा था कि रेकी कर रहे थे, लेकिन क्या किसी को कोई भनक तक नहीं लगी, पहले से कदम क्यों नहीं उठाए गए, इनके बारे में पहले से जानकारी कैसे नहीं मिल पाई। तो कई बड़े सवाल है जिन सवालों के जवाब अभी भी मिलने बाकी हैं। बिल्कुल, तो देखिए सुरभि ने आपको तमाम जानकारी साझा करी है। इस बीच वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार लगातार सुर्खियां अखबार की देखते रहिए, क्योंकि खबर के पीछे की खबर से रहना है अगर बाखबर, तो आपको बने रहना पड़ेगा सुर्खियां अखबार की के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब खबरों में आगे बढ़ते हुए हम बात जम्मू कश्मीर की करेंगे। जम्मू कश्मीर से 6 साल बाद राष्ट्रपति शासन हटाया जा चुका है, अधिसूचना भी इसके लिए जारी कर दी गई है। दरअसल नई सरकार बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। अमर उजाला के साथ साथ हर बड़ी अखबारों में इस खबर को आप देख और पढ़ पाएंगे। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा लिया गया है, इसकी अधिसूचना देर रात जारी की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण का रास्ता भी अब साफ हो चुका है।
तो आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र को राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भेजी थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 अक्टूबर तक 3 देशों की यात्रा पर रवाना होने से पहले अधिसूचना को मंजूरी दे दी है। अब उपराज्यपाल नई सरकार के गठन के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को जल्द न्योता दे सकते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले शपथ ग्रहण समारोह से INDIA गठबंधन एकजुटता और मजबूती का संदेश देने की तैयारी में है। उमर अब्दुल्ला के शपथ ग्रहण समारोह में INDIA गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ ही कई राज्यों के CMO को भी न्योता भेजा जाएगा। और खास बात है देखिए कि न्योता जो है जिन CM को भेजा जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि वो BJP शासित होंगे, वो INDIA गठबंधन से जुड़े हुए ही लीडर्स होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक बार मैं खबर आपको बता देती हूँ, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटा दिया है। इसकी अधिसूचना रविवार को जारी कर दी गई है। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो चुका है, यानी कि क्लियर हो चुका है। गजट अधिसूचना में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत प्राप्त शक्तियों का अनुपालन करते हुए राष्ट्रपति इस केंद्र शासित प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के पद संभालने से ठीक पहले 31 अक्टूबर 2019 को जारी आदेश वापस लेने की घोषणा करती हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की ओर से नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला इस सप्ताह शपथ लेंगे। उमर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात करते हुए सरकार गठन का जो दावा है, सरकार बनाने का जो दावा है, वो पेश कर दिया है। शपथ ग्रहण बुधवार को हो सकता है, हालांकि इसकी तिथि की घोषणा नहीं की गई है। शपथ ग्रहण से पहले राष्ट्रपति शासन हटने की संविधान बाध्यता थी, इसीलिए इस बारे में अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि देखिए राष्ट्रपति जो है वो दौरे पर जाने वाली हैं अन्य देशों के, उससे पहले ये जो हर्डल सरकार गठन का था उसको हटा दिया गया है, यानी कि 6 सालों का राष्ट्रपति शासन का जो पीरियड है वो खत्म हो चुका है और अब सरकार नई बनने वाली है। हालांकि अलग अलग जो हुक्मरान हैं उनकी तरफ से अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। कुछ का कहना है कि ये जो सरकार गठित हो रही है, चूँकि यूटी में पावर नहीं होती है, जो भी सरकार गठित होती है उसके पास सिर्फ और सिर्फ काम करवाने की पावर होती है, यानी कि क्षेत्र में अगर सड़कें बनवानी है, पानी की व्यवस्था करनी है, लोगों की रिहाइश की व्यवस्था करनी है और तमाम तरह की जो व्यवस्था करनी है, वो जो शक्ति होती है वो यूटी गवर्नमेंट के पास होती है। लेकिन आधी जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है। सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हो गए और भी तमाम जो मुद्दे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करती है। इंटरप्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का उपराज्यपाल के थ्रू क्षेत्र में लगातार बना रहता है और वो देखने को मिलेगा। सरकार गठित होगी, अभी आप नए नए चेहरे से रूबरू होंगे। हालांकि बीजेपी की भी मीटिंग है, वो नेता प्रतिपक्ष का चुनाव आज करने वाले हैं, उससे पहले राष्ट्रपति शासन हट चुका है। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने की पहल है पीएम गति शक्ति योजना, ये पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं और दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरी है। इस पहल से अलग अलग क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास हो रहा है। PMGS-NMP की शुरुआत 13 अक्टूबर 2021 को अलग अलग आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है जो 7 इंजन रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर परिवहन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर से संचालित है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का जिक्र साफ तौर पर किया है। गतिशक्ति का निरीक्षण भी प्रधानमंत्री कर रहे थे। सुरभि आपको ये खबर दिखा रही है। तो बिल्कुल देखिए दैनिक जागरण में ये हेडलाइन भी आप देख पाएंगे, बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली पहल है पीएम गति शक्ति योजना। और पीएम मोदी को आप इन तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे। दरअसल ये जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में पहुंचे हुए थे, गति शक्ति अनुभूति केंद्र में हेडफोन लगाकर वीडियो देख रहे थे, उस दौरान की ली गई तस्वीर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये भी कहा गया है कि इस पहल के जरिए भारत सभी क्षेत्रों में अधिक तेज और प्रभावी विकास कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को ये कहा कि पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान
भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभर रही है और इस पहल से विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक प्रभावी विकास भी हो रहा है। यहां तक उन्होंने इस बात की जानकारी भी दी कि जिस तरीके से ये कोशिशें की जा रही है कि विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के लिए की गई थी। पीएम गति शक्ति आर्थिक वृद्धि और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है जो 7 इंजनों, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, जलमार्ग, हवाई अड्डे, बड़े पैमाने पर परिवहन और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा संचालित की जाएगी और इसको लेकर प्रधानमंत्री की ओर से एक पोस्ट भी साझा किया गया था। तो बिल्कुल देखिए, सुरभि ने आपको ये खबर दिखाई, उसके बाद मैं भी आपको अलग न्यूज़पेपर में ये खबर दिखा रही हूँ। जागरण समेत अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को जगह दी है। एनबीटी, दैनिक जागरण, अमर उजाला, अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने अपने तरीके से इस खबर को हेडिंग में लिया है, जिसमें हेडिंग दी गई है पीएम गतिशक्ति से विकसित भारत के आधार को मजबूती, रोजगार भी बढ़े। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। पीएम गतिशक्ति योजना के 3 वर्ष, देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी बढ़ी है। इस बीच आप ये समझ लीजिए खास क्या रहा है। 15.48 लाख करोड़ की 213 परियोजनाओं के प्रस्ताव सामने रखे गए थे, साझा किए गए थे। केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों की जो भागीदारी है उसी से एक तरीके की कह सकते हैं कि योजनाओं के संचालन और प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की तरफ गति शक्ति योजना को कन्वे किया जा रहा है, आगे बढ़ाया जा रहा है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में अनिल विज और राव ने दिखाए तेवर, अब शाह को सौंपी गई है कमान। अमर उजाला समेत अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। हरियाणा में 16 अक्टूबर को भाजपा के विधायक दल की बैठक में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए भाजपा के संसदीय बोर्ड ने पर्यवेक्षक के तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदारी सौंप दी है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी पर्यवेक्षक होंगे। सूत्रों का दावा है कि विधायक दल का नेता चुनने के समय अनिल विज सीएम पद को लेकर अपना दावा ठोक सकते हैं। इसके अलावा बाहर से केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत भी मुख्यमंत्री पद को लेकर दावा जताते रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने इन दोनों के तेवरों को देखते ही अमित शाह को ये जिम्मेदारी सौंपी है ताकि पार्टी में कोई गुटबाजी ना दिखे और सारी प्रक्रिया आराम से पूरी हो सके। तो फिलहाल देखिए, ये अलग अलग अखबारों में आप इस खबर को देख पाएंगे। जो इस वक्त आप कटिंग देख रहे हैं स्क्रीन पे, वो कटिंग थी अमर उजाला की और ये कटिंग मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ दैनिक जागरण की। आप यहाँ पर ये हेडलाइंस भी देख सकते हैं। नायब सैनिक की राह में बाधा डाल रहे हैं राव इंद्रजीत और विज की दावेदारी खारिज होगी क्या? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए इस पूरे मामले को लेकर के ये भी माना जा रहा है कि 9 विधायकों के दम पर सीएम की दावेदारी ठोक रहे हैं राव। यानी अब सीएम के चेहरे को लेकर के एक बार फिर से उलझने पैदा होती हुई बीजेपी के भीतर नजर आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर चुनाव से पहले अनिल विज ने अपने सीएम पद की दावेदारी एक और इशारा करते हुए उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। लोगों से वो बार बार मीडिया के सामने भी वो कह रहे थे कि अगली मुलाकात संभवतः अगर हाईकमान ने चाहा तो सीएम हाउस में होगी। दूसरी ओर चुनाव के बाद से राव इंद्रजीत 9 विधायकों की परेड करवा चुके हैं और इसी के तहत ये माना जा रहा है कि 9 विधायकों के दम पर ही सीएम की दावेदारी वो ठोक सकते हैं कभी भी। बीजेपी हाईकमान नायब सैनिक को पहले ही सीएम के तौर पे घोषित कर चुके हैं। यानी कि ये माना जा रहा है कि नायब सैनिक के चेहरे पर ही क्योंकि चुनाव लड़ा गया तो इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। आपको याद होगा कि किस तरीके से हरियाणा में अचानक से चुनाव के ऐन मौके पहले ही सीएम का चेहरा बदलते हुए नायब सिंह सैनी को वो जगह दे दी गई थी, उपाधि दे दी गई थी, जिसका एक बड़ा साथ जो वोट बैंक की राजनीति साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की गई थी, कहीं ना कहीं बीजेपी को उसमें सफलता भी मिली और ये एक बड़ा मूल रूप से कारण माना जा रहा है बीजेपी की इस बार तीसरी बार जीत को लेकर भी। लेकिन अब अगर अड़चने पैदा करने का काम चाहे इंद्रजीत राव कर रहे हैं या अनिल विज कर रहे हैं, तो फिर देखना यह होगा कि हाईकमान का फैसला क्या आता है। पूजा, बिल्कुल, हाईकमान का फैसला क्या आता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि देखिए, अनिल विज ने जिस दौरान अपनी दावेदारी पेश करी थी सीएम पद को लेकर के, उसके बाद उसका रिजल्ट ये तो अच्छा रहा बीजेपी के लिए कि जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो हरियाणा में सशक्त हुआ बीजेपी के लिए और एक्टिव मोड में उसने वोट डाला बीजेपी के लिए। लेकिन ये दावेदारी अब गले की फांस बन गई है, क्योंकि अनिल विज के साथ साथ जब अनिल विज ने दावा ठोका, चूंकि सीनियर लीडर हैं, अहम मंत्रालय अनिल विज जो है वो संभाल चुके हैं, और अगर आप हरियाणा की पॉलिटिक्स और वहाँ के समीकरणों को थोड़ा सा भी समझते होंगे, जानते होंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अनिल विज एकमात्र ऐसे लीडर रहे हैं जिन्होंने सीधे तौर पर मनोहर लाल या यूँ समझिए कि मुख्यमंत्री से लोहा लिया है और हर बार लिया है, बार बार लिया है।
तो ऐसे में अनिल विज का कद बहुत बड़ा है। प्रशासनिक अमले को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अपनी मुट्ठी में रखते थे, और इसी तमाम चीज़ों के चलते एक अच्छा वोट बैंक है उनका। उन्होंने दावेदारी पेश करी है। लेकिन जब अनिल विज ने अपनी दावेदारी पेश करी तो राव इंद्रजीत पीछे कैसे रह जाते हैं। राव इंद्रजीत ने भी अपनी दावेदारी पेश कर दी है। हालांकि दावा 9 विधायकों का ही है, बल 9 विधायकों का ही है, लेकिन ये इच्छा शक्ति दोनों की ही कहीं ना कहीं आला कमान के लिए मुसीबत जरूर बन सकती है। और ये मुसीबत रिजॉल्व करने की जिम्मेदारी मिली किसे है? सत्ता के चाणक्य, बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के हिस्से में उनको ही पर्यवेक्षक बना दिया गया है हरियाणा का। खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, बीजेपी की ओर से जिस तरीके का फैसला लिया गया, बीजेपी ने उपचुनाव को लेकर 9 सीटों पर तय कर दिए प्रत्याशी, एक रालोद के लिए छोड़ी गई है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर के एक ये बड़ी खबर हम इसे मान सकते हैं। तो फिलहाल ये जानकारी हम आपको देते हैं। दैनिक जागरण के साथ साथ अलग अलग अखबारों में इस खबर को आप देख और पढ़ पाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर ये खबर बड़े रूप से सामने आई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए 9 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम फाइल कर दिए हैं। इन प्रत्याशियों के नाम जल्द होने वाली संसदीय बोर्ड की बैठक में घोषित भी कर दिए जाएंगे। दिल्ली में रविवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई बैठक में 3 नामों के पैनल में से एक नाम तय किए गए। बीजेपी के हाई लेवल बैठक में सहयोगी दलों को सीट देने को लेकर के भी मंथन किया गया। अभी केवल मीरापुर सीट से ही राष्ट्रीय लोक दल को देने पर सहमति बन रही है। निषाद पार्टी को कोई भी सीट देने पर संशय इस वक्त बना हुआ है और इसका फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर छोड़ दिया गया है। यानी अब गृह मंत्री अमित शाह की ओर से ही ये बड़ा फैसला सामने आ सकता है। तो देखिए, भाजपा ने ऐलान साफ तौर पर कर दिया है कि भाजपा खुद 9 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। रालोद को 1 सीट मिलने वाली है, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी जिसके अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत होगी। मीरापुर सीट को लेकर के बातचीत चल रही है कि ये राष्ट्रीय लोकदल को मिलेगी। एक बार मैं खबर बता देती हूँ आपको। हालांकि सुरभि ने आपको ब्रीफ कर दिया है कि किस तरीके से पूरा समीकरण बना है। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 9 सीटों पर खुद चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। साथ ही इन सीटों के लिए 9 प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर दिए गए हैं। ये भी तय किया गया है कि उपचुनाव में नए चेहरों को मौका दिया जाएगा। हालांकि इन प्रत्याशियों के नामों की घोषणा उपचुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद की जाएगी। दिल्ली में रविवार को बैठक हुई जिसमें मीरापुर सीट को लेकर राष्ट्रीय लोकदल को 1 सीट देने पर, यानी कि मीरापुर सीट देने पर सहमति बन पाई है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। गुजरात का जिक्र जरूरी हो जाता है। गुजरात में 5000 करोड़ की कोकीन बरामद हुई है। दिल्ली के गिरोह से जुड़े हैं तार। अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र अंकलेश्वर से एक बार फिर ड्रग्स का काला कारोबार पकड़ा गया है। नशे के खिलाफ केंद्र सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति नशा मुक्त भारत अभियान के तहत दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया था। उसमें ये सफलता मिली है। संयुक्त ऑपरेशन में अंकलेश्वर से 5000 करोड़ रुपए की 518 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई। इससे पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1 अक्टूबर 2024 को महिपालपुर में तुषार गोयल नाम के व्यक्ति के गोदाम पर छापेमारी करके 562 किलोग्राम कोकीन और 40 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक मिरिजुआना की खेप को जब्त किया था। तो फिलहाल ये हेडिंग आप देख पाएंगे दैनिक जागरण में। फ्रंट पेज पर आपको एक खबर दिखाई देगी। गुजरात में 5000 करोड़ की कोकेन बरामद हुई है। दिल्ली के गिरोह से इसके तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस सिंडिकेट से 13000 करोड़ रुपए की ड्रग्स अब तक जब्त की जा चुकी है, बरामद हो चुकी है। देश में ड्रग्स तस्करी के सबसे बड़े सिंडिकेट का पर्दाफाश किया गया है। अब तक 1289 किलो कोकेन हो चुके बरामद। 12 आरोपी गिरफ्तार भी किए जा चुके हैं। दुबई में बैठकर के सरगना भारत, नेपाल समेत कई देशों में सिंडिकेट को अंजाम दे रहे थे, यानी चला रहे थे। साथ ही साथ ये जानकारी भी आपको दे दें कि अब तक इस पूरे मामले को लेकर के अलग अलग जगहों
बहुत से खबरें सामने आ रही है। इससे पहले आपने दिल्ली के रमेश नगर से मामला सुना था और अब गुजरात से एक बड़ी खेप को बरामद किया गया है। साथ ही माना यह भी जा रहा है कि भारत में ही अभी और कई राज्यों से ऐसी खबरें आपको आने वाले दिनों में सुनने और जानने को मिल सकती है, क्योंकि एक बड़ी खेप एक ही बार में ट्रांसपोर्ट की गई, जिसके बाद से अब ये अलग अलग राज्यों तक पहुंचाई जा रही है। यानी युवा पीढ़ी को किस तरीके से बर्बाद करने की ये कोशिश है, ये साजिश है और ये एक ऐसा सिंडिकेट है जो दुबई से बैठ करके अलग अलग भारत के राज्यों में भी अपना काम कर रहा है। साथ ही सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि और अन्य देशों में भी ये सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, खबरों के सफर में आगे बढ़ेंगे। उद्धव ठाकरे बोले हैं कि पहले महायुति सीएम चेहरा घोषित करे तब हम लेंगे फैसला। अमर उजाला समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा हुआ है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई हैं। सीएम चेहरे के उम्मीदवारों की भी चर्चा है। इस बीच शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे से जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन की तरफ से सीएम चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले सत्ताधारी महायुति गठबंधन को सीएम उम्मीदवार का ऐलान करने दीजिए, उसके बाद उनका गठबंधन भी अपने उम्मीदवार का ऐलान कर देगा। तो ये देखिए, उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर पर सरकार पर निशाना साधते हुए महायुति को अपना फेस क्लियर करने पर बाध्य करने की कोशिश की है। आप ये समझिए, मौजूदा समय में महाराष्ट्र के अंदर महायुति की सरकार है और ऐसे में सीएम एकनाथ शिंदे गुट, शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से चुनावी मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे थे। बीते चुनावों में तो उन्होंने ही ताल ठोकी थी, लेकिन अभी वही मुख्यमंत्री हैं। तो ऐसे में आगामी महाराष्ट्र चुनावों में कौन कमान संभालेगा, कौन सत्ता के शिखर तक जाएगा, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, इन तमाम मुद्दों को अभी कह सकते हैं कि बीजेपी ने क्लियर नहीं किया है। और चूंकि बीजेपी ने क्लियर नहीं किया है, इस वजह से लगातार महाविकास अघाड़ी इस बात का जिक्र कर रही है कि महायुति क्लियर करे कि आखिरकार चेहरा कौन होगा, वो चेहरा जिस पर चुनाव होगा, वो चेहरा जिस पर लोग यकीन करें, वो चेहरा जिसके लिए बातचीत की जाए, जिस पर जनता रिलाय कर सके। उद्धव बोले हैं पहले महायुति मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे तब हम आगे का फैसला लेंगे। देखिए किस तरीके से इस खबर को तरजीह दी गई है। उद्धव बोले हैं कि पहले महायुति मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करे तब हम फैसला लेंगे। समझ लीजिए ये खबर क्या है। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी यानी कि एमवीए ने रविवार को राज्य की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए गद्दारांशा पंचनामा यानी कि गद्दारों का साक्ष्य रिकॉर्ड नाम से दस्तावेज जारी किया। इसमें महायुति सरकार के घोटाले भी गिनाए गए। इसमें विपक्षी गठबंधन ने शिंदे सरकार पर महाराष्ट्र से विश्वासघात करने और पड़ोसी गुजरात के हित में काम करने का आरोप लगाया। शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा महाविकास अघाड़ी महायुति के बाद अपने मुख्यमंत्री चेहरे की घोषणा करेगा। मीडिया से बातचीत में ठाकरे ने कहा भाजपा की हालत इतनी खराब है कि वो चारों ओर गद्दारों के नेतृत्व में चुनाव लड़ने को मजबूर है। सरकार में होने के नाते महायुति को पहले अपना सीएम चेहरा घोषित करना चाहिए, इसके बाद हम बताएंगे कि हमारा सीएम फेस कौन होगा। उन्होंने कहा महाराष्ट्र सरकार हमारी गतिविधियों पर नजर रख रही है लेकिन अपराधियों पर नजर नहीं रख रही है। हालांकि देखिए इस बात का जिक्र उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर के किया है। इस दौरान मौके पर एनसीपी शरद पवार गुट अध्यक्ष शरद पवार और कांग्रेस नेता नाना पटोले ने ठाकरे के बयान से सहमति जताई है। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे ने सीएम के चेहरे के बारे में जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहनी योजना को लेकर के भी महाराष्ट्र सरकार पर हमला बोला है। खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। दशहरे पर आतिशबाजी से खराब श्रेणी में पहुंच गई है राजधानी की हवा। हालांकि देखिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी। दशहरे के दौरान भी देखिए वॉइस थेरेपी से ट्रीटमेंट होता है, लेकिन दिल्ली में वॉइस इफेक्ट के साथ में रावण दहन किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम नहीं आया। राजधानी दिल्ली में दशहरे पर आतिशबाजी से कल हवा खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शाम को 4 बजे वायु गुणवत्ता यानी कि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 224 पर दर्ज किया गया। यह इस महीने का सबसे ज़्यादा AQI है। हवा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चली।
इससे भी प्रदूषण पर असर पड़ा। सीपीसीबी ने भी सोमवार से गुणवत्ता में और सुधार की संभावना जताई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम बीते एक हफ्ते के AQI की तुलना करते हैं तो सोमवार को ये सबसे कम यानी कि 126 रहा। मंगलवार को और बुधवार को इसमें वृद्धि होती है और ये क्रमशः 167 और 164 दर्ज किया जाता है। लेकिन बृहस्पतिवार को AQI में फिर से गिरावट दर्ज की गई, 132 पर आ गया। इसके बाद शुक्रवार को ये अचानक से 141 और शनिवार को 155 दर्ज किया गया था और दशहरे की शाम को यही एयर क्वालिटी इंडेक्स 262 के आसपास दर्ज किया गया है। सोचिए, जब दिल्ली में पटाखों को बैन किया गया है उसके बावजूद भी, और कई जगहों पर हमने भी आपको रावण दहन की तस्वीरें दिखाई थी, रावण दहन के दौरान किस तरीके से पटाखा बैन होते हुए वॉइस इफेक्ट के साथ सुरभि वॉइस इफेक्ट के साथ में रावण का दहन किया गया। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार का ये इनिशिएटिव काम नहीं आया और एयर क्वालिटी खराब हुई है। बिल्कुल पूजा, और साथ ही देखिए नवभारत टाइम्स के इस पन्ने को मैं दिखा रही हूँ तो आप ये समझिए कि ये पूरा एक न्यूज़पेपर का जो ये आप साइड देख रहे हैं, आप बिल्कुल टॉप टू बॉटम में अगर आप नज़र डालेंगे तो हाफ पेज पे आपको सिर्फ और सिर्फ AQI को लेकर के खबर डिटेल में मिलेगी। दरअसल 2 सालों से कम है इस दशहरे के अगले दिन प्रदूषण, ये गोपाल राय की ओर से कहा गया। आम आदमी पार्टी कहती हुई दिखाई दी और दूसरी तरफ बीजेपी का ये कहना है कि अच्छे मानसून से प्रदूषण की स्थिति सुधरी है, इसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है। यानी आम आदमी पार्टी ने क्रेडिट लेने की कोशिश की इस बार भी, लेकिन इस बार अब नहले पे दहला दे दिया बीजेपी ने। इसके पहले आपको याद होगा कि कैसे बीजेपी बार बार दिल्ली सरकार को घेर रही थी कि इसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं की गई पहले से कि प्रदूषण को कम किया जा सके। आपको पता है कि दशहरे के बाद या दिल्ली के बाद जो अगले दिन की सुबह होती है उस अगले दिन की तस्वीर बिल्कुल धुंधली दिखाई देती है क्योंकि स्मॉग छाई रहती है। स्मॉग की एक मोटी चादर दिल्ली में छाई रहती है और प्रदूषण की जो प्रदूषण का स्तर होता है वो बहुत ही घातक स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ तक आपको इस समय को लेकर के अगर हम बात करते हैं यानी अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक के महीने में तो कई जगहों से पराली जलाने की खबरें भी सामने आती है, जिसका असर हम जनवरी तक के महीने में भी देखते हैं यानी नए साल के अवसर पर भी। तो आज एक बार फिर से एक्सपर्ट्स की ओर से कहा जा रहा है कि आज दोबारा से हवा थोड़ी थोड़ी साफ होनी शुरू हो जाएगी और साथ ही ये भी बताया गया है कि पराली का धुआं अब एक बार फिर से प्रदूषण के स्तर को बढ़ाना शुरू कर चुका है। अगर पराली जलाने की व्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी हवा थोड़ी सी साफ हमें दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर इसे कंट्रोल नहीं किया जाता तो प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल गनीमत ये है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार प्रदूषण थोड़ा कम जरूर है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। यति नरसिम्हानंद के समर्थन में महापंचायत के लिए जुटे लोगों पर पुलिस का लाठीचार्ज हुआ है। दैनिक जागरण समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोपी डासना मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद के समर्थन में कल महापंचायत करने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। तो फिलहाल देखिए इस बात की जानकारी हम आपको दे रहे हैं, अखबार की कटिंग भी आपको दिखा रहे हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नरसिम्हानंद के समर्थक डासना मंदिर के बाहर महापंचायत करना चाहते थे, जिसके लिए नरसिम्हानंद सरस्वती फाउंडेशन के महासचिव डॉक्टर उदिता त्यागी ने अनुमति मांगी थी, लेकिन जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू होने का हवाला देते हुए इजाजत नहीं दी थी। पुलिस ने यह भी बताया था कि इसके बावजूद समर्थक कार्यक्रम के आयोजन के लिए जुटे, लेकिन पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया था। उसने ये भी बताया कि गांव और शहर से मंदिर को जोड़ने वाली सभी सड़कों पर पुलिस ने एहतियातन सुबह से ही अवरोधक भी लगा दिए थे। यहाँ तक कि मेरी सहयोगी पूजा आपको वो अखबार की कटिंग भी दिखा रही थी और मैं दोबारा चाहूंगी कि पूजा आप अखबार के साथ में जो खबर छपी हुई है उसे जरूर ब्रीफ कीजिएगा। बिल्कुल, देखिए पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिम्हानंद के समर्थकों को पुलिस ने रविवार को डासना मंदिर में दौड़ा कर पीटा है। देखिए ये लोग डासना के देवी मंदिर में यति के समर्थन में महापंचायत करने जा रहे थे, जबकि पुलिस ने इनकी अनुमति दे नहीं रखी थी। डासना मंदिर की ओर जाने वाले हर रास्ते को पुलिस ने 90 लोगों को हिरासत में लिया। हालांकि देर रात सभी को छोड़ दिया गया। पुलिस ने शनिवार रात से ही पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से आए साधु संतों को भी मंदिर में नहीं जाने दिया गया। दोपहर 12 बजे कुछ लोगों ने बैरिकेडिंग गिराकर जाने का प्रयास किया तो पुलिस ने बलपूर्वक खदेड़ा। इस दौरान कई लोग गिरने से चोटिल हुए। दोपहर 1 बजे लोनी के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर पहुंचे तो उन्हें भी रोक लिया गया। तब विधायक ने समर्थकों समेत मंदिर के पास NH 9 पर ही पंचायत की। उन्होंने कहा कि वो CM से पुलिस की शिकायत
करेंगे, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने उस क्षेत्र में लाठीचार्ज किया है। तो चलिए खबरों के सफर में आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा उल्लास और सिंदूर खेला के साथ मां दुर्गा का भव्य विसर्जन हुआ। एनबीटी समेत अलग अलग न्यूज़पेपर्स ने इस खबर को तरजीह दी है। नवरात्रों की धूम देश भर में देखने को मिली है। जगह जगह भव्य पंडाल बनाए गए। इसी कड़ी में दिल्ली में मिनी बंगाल के नाम से जाना जाने वाला चित्तरंजन पार्क और उसके आसपास में एक से बढ़कर एक कई पूजा पंडाल बनाए गए थे। आज पंडालों में सिंदूर खेला के साथ माता की विदाई हो गई है। उसके बाद माता की प्रतिमा का विसर्जन कृत्रिम तालाबों में, यानी कि जो आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाए जाते हैं, उसमें किया गया है। चित्तरंजन पार्क इलाके में नवरात्र के 7वें दिन बुधवार शाम से पूजा आराधना माता की शुरू हुई थी, जिसको लेकर कई भव्य पंडाल बनाए गए थे और इन पंडालों में माता की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई थी। इन सभी पंडालों में रविवार को सिंदूर खेला के साथ मां की विदाई की गई। इस दौरान महिलाओं ने माता को सिंदूर अर्पित किया और एक दूसरे को सिंदूर लगाया है। देखिए ये खूबसूरत तस्वीर है जो सुरभि आपको दिखा रही हैं। तो बिल्कुल ये तस्वीर सिंदूर खेला के दौरान की है। दरअसल जिस दिन अंतिम दिन होता है, नवरात्रि का दिन होता है और विजयदशमी जब मनाई जाती है, तो कई जगहों पर आप नवमी के दिन से ही सिंदूर खेला की शुरुआत देखते हैं, तो कुछ जगहों पर विजयदशमी के दिन पर आपको ये तस्वीरें दिखाई देती हैं। और सिंदूर खेला दरअसल खासतौर पर बंगाल में मनाया जाता है और बंगाल में ही जो बंगाली महिलाएं होती हैं वो सिंदूर खेला में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेती है। दरअसल इसके पीछे की भी मान्यता है कि जो सुहागन औरतें होती हैं वो अपने पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए एक दूसरे को, यानी कि सभी महिलाएं जो वहां एकत्रित होती हैं वो एक दूसरे को चेहरे पर भी सिंदूर लगाती हैं और उनकी पूरी मांग भी भरी जाती है। तो ऐसे में ये सिर्फ इस ओर इशारा करता है कि हम सभी ये चाहते हैं कि सबके जीवन साथी पूरी तरीके से उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो। और सबसे पहले सिंदूर खेला की जो शुरुआत होती है उस दौरान माता के चरणों में सिंदूर लगाया जाता है, माता रानी के मांग में भी सिंदूर भरा जाता है और उसके बाद तमाम जो महिलाएं एकत्रित होती है वो इस उत्सव को मनाती है, यानी एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं। बिल्कुल, और ये किया जाता है पान के पत्ते से, क्योंकि देखिए सनातन धर्म में पान और आम का जो पत्ता है वो सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। फिलहाल सुर्खियां अखबार की में खबरों का सफ़र यहीं तक है, लेकिन ताज़ा अपडेट्स के लिए लगातार आप न्यूज़ इंडिया के साथ बने रहिए, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।